जफर बाजवा साहब के ऊपर भी लैंड रिलेटेड कुछ करप्शन चार्जेस आए हैं। असीम बाजवा तो पापा जोन्स के आउटलेट चला रहे हैं। तो ऑल दीज फैक्टर्स इंक्लूडेड, अभी पाकिस्तान आर्मी की इमेज भी काफी डाउन हो रखी है और नारे लग रहे हैं कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी के न्यूक्लियर वेपन्स का ही डर है कि अगर सिचुएशन बिगड़ जाती है, पाकिस्तान इम्प्लोड कर जाता है, तो वो तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। फिर तो ये मौलाना रिजवी साहब अपनी गाड़ी में पीछे न्यूक्लियर बम लेके और ये तो फिर रवाना हो जाएंगे और नारे लगाएंगे गलियों में। लेकिन बात यह है कि DGISPR और फॉरेन मिनिस्टर ने बैठ के ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सहाफ़ियों को फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बताया कि किस तरह इंडिया पाकिस्तान में मदाखलत कर रहा है, दहशतगर्दी कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। उसके बाद पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए वो अफगानिस्तान के रास्ते में नई तंजीम भी बना ली है, जिसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, दाइश है, मुजाहिदुल तहरार एक ऑर्गेनाइजेशन है वो, और एक और 4 को बना के फंडिंग 500 मिलियन डॉलर हैं वो मुख्तसिस किए हुए इस काम के लिए। बात यह है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज क्यों करना चाह रहे हैं। कश्मीर में आपने खुद प्रॉब्लम की हुई है, वहाँ पर कश्मीरी नौजवान अब आपके साथ लड़ाई कर रहे हैं। पाकिस्तान को तो अब कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पर नौजवान बुरहान वानी की शहादत के बाद वो लोग खड़े हो गए हैं और खुद अपना मसाइल हल कर रहे हैं। हम 2 मुल्क आराम से क्यों नहीं रह सकते। इंडिया की जो हेजेमोनिक लाइन्स हैं और पाकिस्तान को दे टेक इट एज अ स्टम्बलिंग ब्लॉक। अभी 2+2 वहाँ पर इंडिया में कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें आपके सामने जापान है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका है। आई थिंक उसमें आप अपने नेबर्स के साथ क्यों ताल्लुकात ख़राब करते हैं। चाइना के साथ ठीक है आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, बट आप हमारे मामले में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं। बलोचिस्तान की आप बात करते हैं, आपके चारों जो लीडर हैं जो अखंड भारत को लेके चलते हैं, RS के कमांडर हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल, बलोचिस्तान को अलहदा कर देंगे। बलोचिस्तान की तहरीक आज़ादी की तहजीब को हम सपोर्ट कर रहे हैं। शिया सुन्नी में आप लोग इंटरफेयर करना चाहते हैं। अब 700 लोगों की मलेशिया फोर्स अब अफगानिस्तान में बना रहे हैं, और वो सारी चीज़ों के फैक्ट्स एंड फिगर्स, मनी लॉन्ड्रिंग, पैसा, वॉइस रिकॉर्डिंग, एवरीथिंग इज गिवन इन दैट डोजियर। द पॉइंट इज के वाई, व्हाट इज द इशू। पाकिस्तान तो देखें छोटा मुल्क है, आपको तो खुद सोचना चाहिए कि आपने इसके साथ हमने कैसे रहना है, क्या करना है। अभी ना हम इंटरफेयर आपके मामलात में करते हैं। आपने कश्मीर के साथ क्या किया, आपने उसके बाद वहाँ पर डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, लोगों को लैंड्स लेके दे रहे हैं। उधर लद्दाख की आपकी प्रॉब्लम चल रही है, गिलगित बल्तिस्तान में आप प्रॉब्लम करते हैं, फाटा में आप लोग प्रॉब्लम करते हैं। क्यों कर रहे हैं। अगर ये एक 5th जनरेशन वॉर में अटैक कर रहे हैं तो पाकिस्तान विल हैव टू टेक ऑल प्रिकॉशंस। अगर ये नैरेटिव हो कि फ़ौज और अवाम को दूर कर दें, फ़ौज को कमज़ोर कर दें, देखें इराक, लिबिया, सीरिया, यमन, अफगानिस्तान, क्यों वहाँ पर उनके नैरेटिव कामयाब हुए कि वहाँ फ़ौज कमज़ोर थी। कि हमारी फ़ौज बैटल हार्डेंड है, फुली ट्रेंड है। 30-40 साल से हम लड़ाई कर रहे हैं दहशतगर्दों के खिलाफ। आपके सामने 27 फरवरी का भी इंसिडेंट आपके सामने है। नाउ इज द टाइम जब आप क्यों नहीं बैठते। आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देख लें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर देख लें, जो भी लड़ाइयाँ हुई हैं, इवन फैमिली डिस्प्यूट में भी अल्टीमेटली आप मसाइल का बैठ के हल करते हैं। वाई नॉट रिजॉल्व इट। आप एक बात करते रहेंगे और इस तरह चलता रहेगा, कब तक चलेगा। आई थिंक ये सारे फैक्ट्स हमने भगा दिए हैं। पाकिस्तान इज नॉट सीरियसली वर्किंग। हमारे पास क्या ऑप्शन है, हमने कैसे इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी में लेके जाना है, कैसे FATF में लेके जाना है, कैसे हमने OIC से बात करनी है। 9 अरब में एक दिन पहले हमने पूरे नॉन परमानेंट मेंबर, परमानेंट यूनाइटेड स्टेट्स के, यूनाइटेड नेशंस के हैं, उनको ब्रीफिंग दी है, डोजर दिए हैं। आई थिंक नाउ इज द टाइम इंडिया मस्ट रियलाइज एंड दे शुड स्टॉप इंटरफेयरिंग इन अ सॉवरेन कंट्री दैट इज पाकिस्तान। जी सिंह साहब, आपने बात सुनी, आप क्या कहेंगे। देखिए, ये मैंने पूरी DGISPR की ये ब्रीफिंग सुनी, बड़े ध्यान से मैंने सुनी थी, और उसके ऊपर मैं तबसरा करूंगा। लेकिन ब्रिगेडियर साहब ने बहुत अच्छी बात करी कि फैमिली डिस्प्यूट तो इंडिया और पाकिस्तान का जहां तक सवाल है, अगर उसको आप खुले दिल से देखें तो बेसिकली इट्स अ फैमिली ओनली। हजारों सालों से ये फैमिली रही है। अभी कुछ ही दिन हुए हैं जब अलहदा हुए हैं,
और जब घरों के भी तकसीम होती है भाइयों के बीच में तो ऐसी होती है। बहरहाल हमारी तकसीम हुई और हमारे लड़ाई झगड़े चलते जा रहे हैं। तो कमिंग बैक टू DGIS क्रियार, जो उनकी जो ब्रीफिंग हुई जिसके अंदर उन्होंने एक कोई कर्नल राजेश या राकेश का नाम लिया और उन्होंने 700 लोगों की मिलिशिया की बात करी, बलूचिस्तान की बात करी। उन्होंने बात करी कि नवंबर के आखिर में हिंदुस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर के अंदर बड़े बम धमाके की प्लान कर रही है। उन्होंने बात करी कि रॉ के जो एजेंट्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर मेजर लीडर्स को टारगेट कर सकते हैं और इस तरीके की उन्होंने बात करी। उन्होंने बात करी कि किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग इंडिया कर रहा है और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैला रहा है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें जो पॉइंट ये है कि इंडिया को पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाने की क्या मजबूरी है। अब ये डायनेमिक समझने बहुत जरूरी है। जो पावरफुल कंट्री है मिलिटरीली, इकोनॉमिकली, डेमोग्राफिकली और जो उसका एरिया ज्यादा है, नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा है, वगैरह वगैरह वगैरह। सो इफ यू कंपेयर पाकिस्तान एंड इंडिया तो देयर इज अ बिग डिफरेंशियल। तो ऐसे जब डिफरेंशियल होता है तो हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर हम ये सब करने लगेंगे, लेट मी अश्योर यू कि अगर ये करने लगेंगे और इस पे हम सीरियस हो जाएंगे तो लेट मी टेल यू बहुत जबरदस्त डिस्टेबलाइजेशन फैल सकता है। उसका कारण बड़ा सिंपल है कि हमारे पास में जो डेमोग्राफिक सिमिलैरिटीज हैं पाकिस्तान के साथ में, स्पेशली जो रिलीजियस सिमिलैरिटीज हैं वो बड़ी जबरदस्त हैं, जो कि वो आप लोगों की तरफ वो एडवांटेज नहीं है बल्कि वो हमारी तरफ बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो ये बहुत आसानी से हम डिस्टेबलाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे मफाद में नहीं है। उसका कारण ये है, हम लोगों का ये मानना है कि अगर पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होता है, पाकिस्तान के अंदर अगर आग लगती है और बहुत माहौल गर्म खराब हो जाता है, मान लीजिए खुदा ना करे लेकिन सिविल वॉर टाइप सिचुएशन हो जाती है, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हमको पड़ेगा। क्योंकि जो डेमोग्राफिक एडवांटेज हमें है वही डेमोग्राफिक डिसएडवांटेज में तब्दील हो जाएगा। तो ये इसलिए हमने आज तक ये कभी काम किया नहीं है। और जिस तरीके से ये पूरा नैरेटिव बनाने की कोशिश करी और डोजियर जो बना के वो कर रहे हैं कि हम यूनाइटेड नेशन जाएंगे, FAT जाएंगे, बिल्कुल जरूर जाइए आप, बिल्कुल शौक से जाइए। क्योंकि उसका उसका रीजन है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी कोई वो बच्चों का खेल नहीं है, गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं चल रहा है। सब लोगों को बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि हकीकत क्या है। देखिए दुनिया के अंदर जो जहां भी कहीं इस्लामिक टेररिज्म होता है उससे कहीं ना कहीं तार जो है आपको पाकिस्तान से जुड़े हुए मिलेंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए मिलेंगे। चाहे वो दुनिया की सबसे बड़ी गर्दी की घटना हो, 9/11 की हो, या कोई भी घटना हो, उसके अंदर आपको पाकिस्तानी एंगल जरूर मिल जाएगा। तो वर्ल्ड इज क्वाइट प्रीटी अवेयर अबाउट इट। और जहां तक इंडिया का सवाल है, मैं तो कहता हूं कि आप बिल्कुल जाइए और उजागर करिए, क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर ये पता लग जाए कि हम लोग दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं तो लेट मी अश्योर यू कि हमारे यहाँ पे जिस तरीके के वॉइसेस है तो सरकार नीचे गिर जाएगी, सरकार को लोग उतार दें। बिकॉज हमारा जो वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स है और डीलिंग है वो इट डज नॉट परमिट टेररिज्म एंड सपोर्टिंग टेररिज्म, इट जस्ट डज नॉट सपोर्ट। तो ये जो नैरेटिव एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी है ये बिल्कुल मेरे हिसाब से टू डाइवर्ट द अटेंशन, जैसे कि साहिबा ने कहा था एक टेलीविजन चैनल पे कि एंटी इंडिया चूरन आजकल बहुत बिक रहा है, और क्योंकि वो खूब ज्यादा बिक रहा है तो जाहिर सी बात है दुकानदार भी एंटी इंडिया चूरन ज्यादा लाके रखेगा जिससे ज्यादा सेल हो। तो जिस तरीके से हालात PTM के द्वारा बन रहे हैं, जिस तरीके से अभी तहरीक लब्लैक के ये जो रिजवी साहब बैठे हुए हैं, शिया सुन्नी डिवाइड जो आपके ब्रिगेडियर साहब ने बताया, तो ये सारी सिचुएशन है। इकोनॉमी का बुरा हाल है, कोरोना की टेस्टिंग नहीं हो रही है, लेकिन हकीकत ग्राउंड की बिल्कुल अलग है। तो ये सारे जो इंटरनल जो टेंशन है पाकिस्तान के ऊपर, उससे डाइवर्ट करने के लिए बहुत अच्छी कोशिश करी गई है। आई अप्रिशिएट कि इन लोगों ने काफी अच्छी मेहनत करी है। और आपके कमर बाजवा साहब के ऊपर भी लैंड रिलेटेड कुछ करप्शन चार्जेस आए हैं। असीम बाजवा तो पापा जोन्स के आउटलेट चला रहे हैं। तो ऑल दीज फैक्टर्स इंक्लूडेड, अभी पाकिस्तान आर्मी की इमेज भी काफी डाउन हो रखी है
और नारे लग रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, तो वगैरह वगैरह। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि बेसिकली अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए और एंटी इंडिया चूरन बेचने की बहुत अच्छी कवायद करी गई है। एंड आई अप्रिशिएट कि ये जो है आप यूनाइटेड नेशंस और FATF लेके जाए एंड लेट इट टेस्ट द इंटरनेशनल वाटर्स। जहां तक कश्मीर का सवाल है कि हमारी स्टेटेड पॉलिसी है कि वो इंटरनल मैटर है, और हमने इंटरनल मैटर को डील करने के लिए हम ही नहीं 370 लेके आए थे, ना यूनाइटेड नेशंस 370 लाया था, ना पाकिस्तान लाया था, हम ही लेके आए थे, हम ही ने उसको खारिज कर दिया। और जिस तरीके से हमने यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनाया, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बनाया, वैसे ही आप भी अभी गिलगिट बल्तिस्तान को एक पाकिस्तान का एक प्रोविंस बनाने जा रहे हैं। तो वो जो सारी जो बातें हैं कि कश्मीर का जो यूनाइटेड नेशंस में गए थे और ये स्टैंड था वो स्टैंड था, वो आई थिंक अभी 70 साल के बाद वो पूरी कहानी अभी आउटडेटेड और पुरानी हो गई है। जहां तक पुलवामा की बात है, वो आपके एक वो बड़े भारी भरकम से वो साइंस के मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बहुत जबरदस्त फायरी तकरीर करी पार्लियामेंट में, तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। उन्होंने बिल्कुल बड़ा जोर शोर से बोला कि हमने हिंदुस्तान के अंदर घुस के हमने हमला किया और उनके 40 फौजी मारे। तो वो एग्जैक्ट क्या भाषा थी वो आप YouTube देख लें, वहां पे मौजूद होगा। और फिर आप कुलभूषण यादव की बात करें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या हुआ ये हम सबको मालूम है। बहरहाल उसमें नहीं जाएंगे। जो हमारी जो मानना है कि वो कुलभूषण यादव छाबार में बिजनेस के लिए क्या गया था, और जैशे जंगवी या कोई ऐसे करके कोई एक तंजीम है जिसने उसको वहां से अगवा किया और ISI को आके बिक्री कर दिया। तो ये भी एक बात चल रही है। और चलिए आपकी बात हम मान लेते हैं कि चलिए ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं पूरा पाकिस्तान जोर लगा रहा है, तो चलिए मान लेते हैं कि वो एक दहशतगर्द करने के लिए आया था और आपने जी बहुत वो बड़ा काम किया, पकड़ लिया। मेरे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से, पाकिस्तानी लोगों से गुजारिश है कि वो अगर हिंदुस्तान इतने बड़े पैमाने पर ये सब काम कर रहा है, आई एम श्योर जो पुलिस है, जो उनकी इंटेलिजेंस है, वो इंडियन जो लोग हैं उनको पकड़ के और दुनिया के सामने रखेगी, वो हिडन नहीं रहेंगे। और कोई बड़ी चीज नहीं है। हम आए दिन जो पाकिस्तानी मूल के जो मिलिटेंट्स हैं, टेररिस्ट हैं, जब हम पकड़ते हैं तो उनको टीवी के सामने लेके आते हैं। आपके अजमल कसाब को पकड़ा और आपके टेलीविजन चैनल उसके गांव चले गए, उसके बाप का इंटरव्यू ले लिया और उसके बाद में फिर वो सब हश हश हो गया, बैन हो गया, वो सब कहानी हम सबको मालूम है। तो वी विल नॉट गो इनटू दीज काइंड्स ऑफ डिटेल्स, बिकॉज अगर हम ज्यादा इसको कुरेदेंगे तो कहीं ना कहीं आप ही को शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो वी शुड नॉट गेट इनटू इट। जहां तक न्यूक्लियर वॉर का सवाल है ब्रिगेडियर साहब, मैं आपको अश्योर कर देता हूं, आप ये जो YouTube चैनल भी बहुत लोग देखेंगे कि न्यूक्लियर वॉर नहीं होगा। न्यूक्लियर वॉर कभी नहीं होगा। न्यूक्लियर वॉर मिलिट्री वेपन नहीं है। न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं दे आर पॉलिटिकल वेपन्स। इंडिया और चाइना के बीच में तनातनी चल रही है, दोनों बहुत बड़े बड़े न्यूक्लियर मुल्क हैं। एक भी बार किसी ने न्यूक्लियर वेपन की बात करी नहीं करी। समझदार मुल्क है, आपस में फौजें लड़ भी ली, 20 हमारे फौजी मर भी गए, खत्म भी हो गए, कोई उसकी बात नहीं कर रहा कि मिसाइल चल जाएगी। सी इससे आप अपने आवाम को बेवकूफ बना सकते हैं। दुनिया बहुत अच्छी तरह समझती है, इंटरनेशनल कम्युनिटी समझती है कि क्या होगा। और अगर न्यूक्लियर वॉर होना था और इतना ज्यादा फ्रेजाइल है हिसाब किताब, तो बालाकोट के ऊपर जहां पे हमारे तैयारों ने बम गिराए और जैसा आप लोग कहते हैं कि कुछ पेड़ तोड़े और कुछ एक आधा कौवा शौवा मार दिया पाकिस्तान में, तो अगर ऐसा भी है तो इट वाज अ ग्रॉस वायलेशन ऑफ योर सॉवरेनिटी। आपको न्यूक्लियर बम चला देना चाहिए था। तो ये सब कहानी बेकार की है। कोई न्यूक्लियर वॉर नहीं होने वाला है, कोई कुछ नहीं होने वाला है। और एस्केलेटरी लैडर, ब्रिगेडियर साहब आप तो अच्छी तरह समझते हैं, एस्केलेटरी लैडर होता है और रेड लाइंस होती हैं। न्यूक्लियर इशू तो जब आएगा जब बिल्कुल कोलैप्स होने वाला होगा, जैसे जर्मनी की सिचुएशन हुई या जैसे जापान के साथ हुआ। तो जापान में जब न्यूक्लियर वो चला तो तब ये चला था कि इतनी ज्यादा कैजुअलिटी हो रही थी यूनाइटेड स्टेट्स की, तो उन्होंने उसको वे किया कि यार अगर 1 लाख सैनिक हमारा इन आइलैंड्स को आइकोनावा को कैप्चर करने में और उसके आगे कैप्चर करने में लगेंगे, तो माइट एज वेल हम न्यूक्लियर बम डाल के और खत्म कर दें। और जब उसके जो नतायज सामने आए तब से उनको पता लगा कि नहीं नहीं यार ये तो चीज नहीं है। तो दोनों बड़ी बड़ी ताकतों ने
वियतनाम में, आपके अफगानिस्तान में प्रॉक्सी वॉर्स लड़ी, इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट लड़े, क्यूबन क्राइसिस हुई, तो ये न्यूक्लियर वॉर बिल्कुल नहीं होगा। और जहां तक पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का वो मामला है, वो हिंदुस्तान और पूरी दुनिया को एक ही चीज का डर है, बिल्कुल आपके न्यूक्लियर वेपन्स का ही डर है, कि अगर सिचुएशन बिगड़ जाती है, पाकिस्तान इम्प्लोड कर जाता है, तो वो तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। फिर तो ये मौलाना रिजवी साहब अपनी गाड़ी में पीछे न्यूक्लियर बम लेके और ये तो फिर रवाना हो जाएंगे और नारे लगाएंगे गलियों में। वो तो बहुत टेंशन वाला काम हो जाएगा जनाब। हम बिल्कुल चाहते हैं कि पाकिस्तान एक स्टेबल मुल्क रहे, खुशहाली आए, इकोनॉमिक्स डेवलप हो, वहां पर एजुकेशन हो, लोग पढ़ें, क्योंकि जब अगर तालीम आएगी तो जहनी जो है डेवलपमेंट होगा, तो आप उनको बेवकूफ बना के दहशतगर्द नहीं बना पाएंगे। वो लॉजिकली बात सोचेंगे, समझेंगे, तरक्की होगी और खुशहाली आएगी। जहां तक आपका और हमारा सवाल है कि मिल के बैठ के बात करेंगे, आप दहशतगर्दी बंद कर दीजिए, हम मिल के बैठ के बात करना शुरू कर देंगे। और जहां तक कश्मीर का सवाल है, वो कश्मीर का सवाल तो बहुत पुराना हो गया, पीछे निकल गया।